वेलकम बैक एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे मास मूवमेंट के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेदरिंग के बारे में, उसके इफेक्ट्स, उसकी सिग्निफिकेंस, ठीक है, और टाइप्स वगैरह के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मास मूवमेंट क्या होता है आपका? These movements transfer the mass of rock debris down the slope under the direct influence of gravity. That means air, water, or ice do not carry debris with them from place to place, but on the other hand, the debris may carry with it air, water or ice. So, मास मूवमेंट क्या होता है? इसके अंदर जो आपकी पहाड़ किसी भी हाइट पे या किसी भी इलाके में जो पत्थर, चट्टान या कुछ भी हो, मिट्टी हो, वो स्लोप पे मूव करेगी। उस पर डायरेक्ट उसका इन्फ्लुएंस किसका होगा? ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करेगी। जैसे देखिए यहाँ पे ऊंचाई पे उसको बड़े से इलाके को उसने अट्रैक्ट किया और अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसके नीचे ग्रेविटी क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है ऊपर वाली चीजों को। तो वो ग्रेविटी, स्लोप पे कोई भी चीज आप रखोगे वो ग्रेविटी नीचे की तरफ जाएगी। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। ठीक है। तो इसमें आपका जो एयर, वाटर या आइस वगैरह है वो इसको अपने साथ कैरी नहीं करती हैं, बल्कि यही मटेरियल आपका अपने साथ, हो सकता है एयर को, हो सकता है वाटर को, हो सकता है आइस को, अपने साथ ये लेकर नीचे ग्रेविटी के साथ मूव करे। Gravity exerts its force on all matter, both bedrock and the products of weathering. So, weathering is not a prerequisite for mass movement, though it aids mass movements. Mass movements are very active over weathered slopes rather than over unweathered slopes materials. तो ग्रेविटी जो है उसके ऊपर काम करती है, सभी मैटर्स। इसकी जो ग्रेविटी की फोर्स होती है, यानी कि जो बेडरॉक को ये अपनी फुल पावर से खींचती है, उसके ऊपर भी। और कोई जो वेदरिंग वाला जो कोई प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो वेदरिंग कोई अपने साथ कोई और प्रोडक्ट या कोई एजेंट उसको अपने साथ खींच कर लेके जाएगा, वेदरिंग करके, तो उसको भी ये पावर प्रोवाइड करती है, यानी कि उसको भी फोर्स के अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ग्रेविटी। क्योंकि बाकी सारी चीजें भी तो स्लोप के साथ मूव करती है ना, स्लोप पे ही मूव करती है। सो वेदरिंग जो है आपकी, वो ऐसी प्रोसेस नहीं है, ठीक है, कि मतलब वो अकेले काम करती है, बल्कि वो आपका इसके वेदरिंग जो है आपकी इसके साथ ही काम करती है। आई मीन प्री अकेले काम नहीं करती है, ग्रेविटी भी उसमें हेल्पफुल साबित होती है। और जो वेदर्ड स्लोप्स होते हैं उनके ऊपर भी ये काम करती है, अनवेदर्ड मटेरियल के। सो तो वेदरिंग की जो प्रोसेस होती है वो मास मूवमेंट के लिए, मतलब कहने का ये है कि भाई मास मूवमेंट जब होगी आपकी, तो उस समय आपका जो वेदर्ड स्लोप होते हैं, मतलब जो अलग हो गए होते हैं मेन पार्ट से वेदर्ड, उसके ऊपर तो ये तेजी से काम करती ही है, बहुत स्पीडली काम करती है उसके ऊपर। ठीक है। अनवेदर्ड जो मटेरियल होगा, जो खिसक के नीचे जाएगा, उस पर थोड़ा कम पावर यूज हो पाती है। ठीक है, उसको उसको पहले उससे अलग करना पड़ता है। तो वेदर्ड पे ज्यादा ये पावरफुल तरीके से काम करती है। मास मूवमेंट जो है वो एरोजन के अंडर नहीं आते हैं। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो है ग्रेविटी के द्वारा मूवमेंट होती है। ठीक है, एक प्लेस की, एक मटेरियल की, एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है मूव करके पूरा मटेरियल वो मास जो है मूव करके आएगा बड़ा एरिया। ठीक है, तो उसमें हम इसको ग्रेविटी की फोर्स का कहेंगे, एरोजन के प्रोसेस के अंदर इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कुछ तरीके होते हैं आपके जिस मास मूवमेंट की प्रोसेस जिनके द्वारा होती है। जैसे कि जो आपका नीचे से किसी चीज का मटेरियल का सपोर्ट हट जाए, ठीक है, नेचुरल तरीके से या आर्टिफिशियल तरीके से, मान ली किसी स्लोप पे नीचे से उसका जो है सपोर्ट हट जाए और वो एकदम से ऊपर से नीचे मूव करके आएगा। ठीक है। और किसी भी ग्रेडियंट की हाइट बढ़ जाए या उसकी जो है क्या कहते हैं कि उसके स्लोप में ज्यादा इंक्रीज हो जाए, तो भी वो नीचे गिरेगा। ठीक है। ओवरलोड हो जाए, किसी के ऊपर ज्यादा बर्डन डाल दिया जाए, ऊपर से प्रेशर हो, ठीक है, नेचुरल तरीके से बारिश हो जाए या मिट्टी वगैरह पहाड़ बर्फ गिर जाए उसके ऊपर, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से कोई फिलिंग कर दें, तो भी वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। ओवरलोडिंग, जिसमें कि ओवरलोडिंग में हम किसको कहेंगे? रेनफॉल, लुब्रिकेशन, सेचुरेशन, स्लोप मटेरियल के, ये मतलब कोई भी तरीका हो सकता है। और मटेरियल और लोड जो है आपका, ओरिजिनल स्लोप सरफेस से जब उसको रिमूव कर दिया जाएगा, यानी रास्ते से बीच से उसको रिमूव कर दिया जाए, तो भी, ठीक है, तो भी वो आपका खिसक के नीचे आ सकता है मास मूवमेंट का। अर्थक्वेक,
कोई एक्सप्लोजन हो, अर्थक्वेक आ जाए, कोई मशीनरी की वजह से भी, ठीक है, नेचुरल सीपेज हो जाए, नेचुरल जो मूवमेंट होगी उसकी, ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जो एकदम तेजी से बहुत ज्यादा पानी लेक से आ जाए, रिजर्वोयर रिवर्स का एकदम से टूट के वो अपने साथ बड़े इलाके को तोड़ दे, ठीक है, आउटफ्लो ऑफ वाटर स्लोप्स पे, रिवर बैंक्स पे, ठीक है, और इंडिस्क्रिमिनेट जो आपका नेचुरल वेजिटेशन वगैरह को हटा दिया जाए, वहां से नेचुरल वेजिटेशन ना हो, जड़ें उस मिट्टी को पकड़ नहीं कर पाए वहां पर, तो भी वो स्लोप पे से आपका मास मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि आपके जो वेजिटेशंस वगैरह होती है ना, वो क्या करती हैं कि अपने साथ इसको पकड़ को बनाए रखती हैं, मतलब मिट्टी की, लेकिन अगर वो नहीं होती है तो तेजी से वहां पर उसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है। इसमें होता है लैंडस्लाइड आपका, तो रैपिड और परसेप्टाइल मूवमेंट होती है, ड्राई मटेरियल इसमें पाया जाता है, ठीक है, स्पीडली और तेजी से एकदम से मूव होगी लैंडस्लाइड के अंदर, ठीक है। ड्राई जो सूखा मटेरियल इसमें नॉर्मली देखने को मिलता है, साइज और शेप जो इस मटेरियल की होगी ना, वो रॉक के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी और कितने डिग्री तक उसमें वेदरिंग की प्रोसेस हुई है, ठीक है, उसके ऊपर ये इसका साइज और शेप डिपेंड करेगी भी कैसा रॉक था, मतलब चट्टान कैसी है वहां की और कितनी वहां पर वेदरिंग की प्रोसेस हुई है, ठीक है, और स्टीपनेस कैसी है स्लोप की, ये स्टीपनेस यानी कितनी खड़ी ढलान है। और जब आपका क्या होता है कि एक जो मूवमेंट हो रही होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, आई मीन एक जगह से दूसरी जगह पर यानी कि ऊपर से नीचे की, ठीक है, तो उसमें भी नीचे अगर कोई रास्ते से कुछ हट जाए, तो वो भी नीचे से कुछ हट जाए तो ऊपर से मूवमेंट तेजी से उसकी देखने को मिलेगी हमें, ठीक है। रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग हो सकती है अर्थ डेब्रिस की, विदाउट बैकवर्ड जो रोटेशन होने की वजह से, जिसको डेब्रिस स्लाइस के नाम से जाना जाएगा। इंडिविजुअल रॉक मासेस जो है वो भी नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, उसमें जॉइंट और फोल्ड सरफेस रॉक स्लाइड के अंदर देखने को हमें मिले तो, ठीक है। रॉक फॉल हो सकता है, फ्री फॉलिंग ऑफ रॉक ब्लॉक्स, जो रॉक पत्थर से ऊपर से गिरने हो जाए किसी भी स्टीप स्लोप के ऊपर और उसको स्लोप से अलग कर दें, ठीक है, तो वो एकदम से बीच में से रास्ता वो बनाने का काम वहां पर करते हैं। फिर एरोजन एंड डिपोजिशन होता है लैंडस्लाइड में, आपको क्या होता है कि लैंड एक तरीके से पत्थर चट्टाने वो स्लाइड करके नीचे खिसक के आ जाती है। एरोजन और डिपोजिशन की प्रोसेस क्या होती है, अभी वेदरिंग हमने पढ़ा था, वेदरिंग की प्रोसेस हमारे साथ हुई थी, ठीक है, और उसके बाद जो है एरोजन की प्रोसेस आती है, वेदरिंग के बाद एरोजन और फिर डिपोजिशन। तो वेदरिंग का हमने पूरा पढ़ लिया था, विंड रेन फ्रीजिंग बायोलॉजिकल वेदरिंग कई प्रोसेस हमने इसकी पढ़ी थी। एरोजन के अंदर क्या होगा आपका, इसके अंदर जो है एक्वेजिशन होगा और ट्रांसपोर्टेशन होगा रॉक डेब्रिस का, यानी कि जो वेदरिंग की वजह से अलग हुई उसको उठाया और उसको ट्रांसपोर्ट करके ले गए एक जगह से, ठीक है। जो बहुत सी बड़ी रॉक्स आपकी छोटे छोटे पार्टिकल्स में फ्रेगमेंट्स में वेदरिंग के द्वारा टूट के, ठीक है, या किसी भी और प्रोसेस के द्वारा टूट के अलग हो जाएं, तो उसमें जो एरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, ठीक है, विंड वेव्स, उसको वहां से रिमूव करेंगी अब और ट्रांसपोर्ट करके किसी दूसरी जगह पर ले जाएंगी और उनको डिपॉजिट करने का काम करती है, ठीक है। और जो रॉक डेब्रिश होती है वो इन एजेंट्स के द्वारा, इन जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो है इनको हेल्प करते हैं मूव करने के लिए। एरोजन रिलीफ डिग्रेड्स लैंडस्केप इज worn डाउन, क्या होता है एरोजन के द्वारा रिलीफ, जब रिलीफ की क्वालिटी डाउन हो जाए या लैंडस्केप जो है वो टुकड़े टुकड़े होकर अलग हो जाए। और इसके बाद जो है एरोजन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थ मटेरियल, एरोजन जो है वो इन विंड रनिंग वाटर ग्लेशियर वेव्स और इन सब के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इनको अपने ऊपर स्लोप से हाइट से लेकर नीचे लेकर आए जाएंगे। डिपोजिशन क्या होता है, इस एरोजन का कंसिक्वेंसेज है, यानी कि जब इरोजनल एजेंट्स जो होते हैं आपकी, उनकी जब कैपेसिटी स्लोप पे तो वो जब कड़ी ढलान थी तो अपने साथ ले आए, लेकिन जब समतल एरिया वहां पर आ जाता है, उनकी जो वेलोसिटी होती है, उनकी एनर्जी जो होती है जेंटलर स्लोप पे आकर वो खत्म हो जाती है, तो मटेरियल उनके बाद जो है जो कैरी नहीं कर पाते वो, ठीक है, वो जो उनके साथ वो कैरी करके लेकर आते हैं वो यहाँ पर सेटल कर लेता है, वो यहाँ पर जम जाता है फ्रंट पर आकर, तो इसको इरोजन और वेदरिंग कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉइल फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। So that's all for today. Thank you so much everyone.